सबके मन में राम 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 यही शब्द है। वो ये नहीं कहते कि ब्राह्मणों के मन में राम राम। क्या आज इश्यूज हैं हमारे यहाँ कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के? डेफिनेटली है। क्या हम उस पर काम कर रहे हैं? वो भी डेफिनेटली कर रहे हैं, है ना। पर क्या वो श्री राम के कारण थे या राम राज्य के कारण थे? बिल्कुल नहीं। श्री राम का पाँव लग गया तो वो फिर पत्थर से स्त्री बन गई, है ना। लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर दी। हम बोलेंगे साइंस, माय रैशनल माइंड बोले कैसे हो सकता है? इन दीज डेज ऑफ सिचुएशनशिप, this is what my heart craves, and then they'll put that snippet of my podcast ये कि स्वया विना स्वर्गम अभिनरुचे वो करेंगे ना। लाइक वाओ, दिस इज सो क्यूट। उसका मन तो केवल मुझ में है, मैं ये जानता हूँ, परंतु लोग जो है, समाज जो है, वो प्रश्न उठाएगा। पॉलिटिकली करेक्ट वे नहीं है ये बोलने का, टू चेक अबाउट द चेस्टिसिटी एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट इज नॉट अबाउट वाइफ इज अ स्लेव, इट इज नॉट अबाउट पैट्रियार्की, it is just how some of these relations are and some of these situations are. श्री राम और सीता माता को हम कहीं कोई बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक थॉट प्रोसेस तो नहीं उनके ऊपर इम्पोज कर रहे थे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पे आए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज के एपिसोड की, तो आज का जो एपिसोड है वो हमारे एक ऐसे गेस्ट के साथ है जिन्हें कि ना कि सिर्फ मैं, हमारी टीम और ऐसी एक ऑडियंस जो इन्हें सुनना चाहती थी, वो डिमांड कर रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम इन्हें अपने शो पे लेके आए। एंड टुडे फाइनली वी आर हैविंग हर ऑन आवर शो। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है अमी गनंतारा मैम। अमी मैम के साथ जो मेरी ये कन्वर्सेशन थी, ये काफ़ी विविड रही, काफ़ी लेंथी रही। इसमें हमने ऑब्वियसली रामायणा महाभारता के बारे में बात करी, बट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन जाते जाते अम्मी मैम ने एंड में पॉडकास्ट में बोला भी है कि ये क्वेश्चंस काफ़ी अलग थे, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने ये कोशिश करी कि हम ये समझ पाए कि जब हम रामायण और महाभारता जैसे एंशिएंट एपिक्स की बात करती है, इससे लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जब हम ऐसे एपिक्स, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्या उनकी रेलेवेंस आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है? ये सवाल आप में से बहुत लोगों को आता होगा। और अमी मैम एक ना कि सिर्फ एक ऑथर है, वो एक IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट भी है। उनका एक बहुत लंबा टाइम पीरियड कॉर्पोरेट में निकला, उसके बाद कुछ लाइफ में उनके इंसिडेंट्स हुए जो कि उन्होंने पॉडकास्ट में बताया, जिसकी वजह से शी शिफ्टेड टू राइटिंग अबाउट महाभारत एंड रामायणा। हमने भी आज इस पॉडकास्ट में कोशिश करी महाभारत और रामायणा को एक रिस्पेक्ट के साथ, एक तमीज़ के साथ जानने की, समझने की, और उसकी सिग्निफिकेंस आज के टाइम में कितनी है ये देखने की। तो आई होप आप लोग अपनी बायसनेस को साइड में रख के इस पॉडकास्ट को एंजॉय करेंगे और समझेंगे बातों को। विद दैट, AP पॉडकास्ट रोलिंग इन 3, 2, 1। फर्स्ट ऑफ ऑल अमी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया AP पॉडकास्ट पे आने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और ग्रेटफुल इसलिए भी हूँ क्योंकि अभी ऑरा से भी पता चल रहा है कि ये ऑरा पॉडकास्ट या बुक्स तक सीमित नहीं है, ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है और बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है। बहुत बहुत आभार आफ्ताब, वेरी हैप्पी टू बी हियर। यंगस्टर्स के साथ जब बात होती है तो मुझे भी थोड़ा सा यंग फील होता है, इट्स ऑलवेज गुड। यू लुक यंग आल्सो मैम। व्हाट डू यू मीन यू लुक यंग? हाँ, एज इन रिलेटिवली तो काफी बड़ी हूँ आप सबसे, बट यस। आई थिंक ये योगा की वजह से है, मे बी। आई नहीं, थिंक मेरे ख्याल से हाइट कम होने का फायदा है। हाइट कम होने का फायदा है। आप हाइट कम होती है तो उम्र छोटी सी लगती है, सो यू गेट अवे। ओह, प्रो कॉन इज गेटिंग टर्न इनटू अ प्रो। लेग स्पेस इज नेवर अ प्रॉब्लम। फिर वो बस हो, गाड़ी हो, कहीं पर भी हो, यू कैन जस्ट टेक योर लेग्स अप, ऐसे सोच सकते हो। उसी थॉट के साथ मैं सबसे पहले मैम आपका जर्नी का थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, बट एक डिफरेंट एंगल है यहाँ पे, क्योंकि जर्नी के बारे में आपने बहुत बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बात करी है, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो न्यूज़ आर्टिकल्स हो, या कुछ भी हो। बट मैं एक चीज़ यहाँ जानना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में वो एक मोमेंट आता है, एक वो क्लिक होता है। अब वो क्लिक जो होता है वो आपको मजबूर करता है टू टेक द एक्शन, कि आप क्यों एक्शन वो लेना चाहते हैं। तो वो हो सकता है कि आपकी जर्नी देखे, आप कॉर्पोरेट में वेल सेटल्ड थे, उसके बाद यू टर्न्ड इनटू राइटिंग, स्पेशली राइटिंग आल्सो अबाउट हिंदू धर्म। आपने दो ऐसे नीशेस सुने, महाभारत और रामायण, जो बिल्कुल ही अलग नीश है जब आप उन्हें कॉर्पोरेट के साथ कंपेयर करते हैं।
तो व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू, एग्जैक्ट मोमेंट जहाँ पे यू रियलाइज दिस? To be honest, there was no moment as such. I was interested. I was interested in knowing about what it means to be a Bharatiya, what it means to be a Hindu, especially when I moved out, when I moved abroad. I was living in Hong Kong for a long time. But I think if I have to point to one decision which sort of could have played a role in the writing eventually, that decision was wanting to come back. तो जब मैं हांगकांग थी तो आई वॉज ऑब्वियसली डूइंग वेल इन माई करियर. 2020 का टाइम था एंड मुझे डिसीजन ये लेना था कि नेक्स्ट मेरी लोकेशन क्या हो. एंड तभी जो मेरे बॉस थे, ऑस्ट्रेलियन बॉस, अमेजिंग अमेजिंग पर्सन. ही कोरोना वाला टाइम था? हाँ, कोरोना वाला टाइम नहीं, ये था ना? कोरोना के पहले था. 2020 बोला? 2020, हाँ, बट 2019 Okay. एंडिश व्हेन आई हैड टू Okay, टेक अ कॉल. हम्म, तो 2020 मार्च आई केम बैक, बट मैं कोरोना के कारण वापस नहीं आई थी. वो वापस आने का कारण ये है जो मैं बता रही हूँ आपको, बताने वाली हूँ आपको भी. तो उस समय ये था कि जो मेरी पोजीशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में थी, तो वहाँ से आई हैड टू टेक अप अ नेक्स्ट रोल. सो इट वाज अ प्रमोशन पोजीशन. प्रमोशन मेरा होने वाला था. एंड माई बॉस वांटेड मी टू टेक अप अ लीडरशिप रोल इन चाइना. बिकॉज चाइना आज भी देखा जाए तो हमारा जो मार्केट वगैरह में, एशिया पैसिफिक में चाइना इज द लार्जेस्ट. एंड द कंपनी दैट आई वाज वर्किंग फॉर, हमारा 60% 70% प्रोडक्शन चाइना होता था. सो ही वॉन्टेड मी टू टेक अप चाइना बिकॉज ही सेड इट लुक ग्रेट ऑन योर रिज्यूमे. और आगे चल के शोइंग दैट आपने 3 साल चाइना में काम किया है इज गुड फॉर एनी कंपनी, एनी अदर रोल यू वॉन्ट टू डू. So that was the point where I was deciding if I want to continue with that, corporate growth, या I want something else. और मुझे somehow चाइना में 3 साल और बिताना ये जज ही नहीं रहा था. It's not a bad place. मैं बहुत जाती थी चाइना काम के लिए, but I really didn't want to do that. और भारत में ये हो रहा था कि the position which I had, because it was a regional global position, तो यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट का मिलना कठिन हो रहा था. बट मुझे वापस आना था और उसका जो कारण है वो 2019 इलेक्शन प्रेपरेशन के समय का है. तो मैंने 2018 नवंबर को सबैटिकल लिया था. एंड सबैटिकल इसलिए लिया था क्योंकि 2019 में इलेक्शंस थे और 2019 के जब इलेक्शंस का प्रेपरेशंस और सब बातें शुरू हो रही थी तो माय मॉम वाज लाइक, भारत में इतना कुछ होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन इलेक्शन. बिकॉज अगर इस बार मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन हमारे आगे के कुछ वर्ष कैसे होने वाले हैं. एंड शी वाज लाइक, यहाँ पे इतना ज़्यादा एनर्जी है तो तुम हांगकांग में ही बैठे रहोगे, ऐसा उन्होंने एक कमेंट मारा मेरी मम्मी ने. एंड इट गॉट मी थिंकिंग. ठीक है, सो एज आई सेड आई वाज एट दैट पोजीशन वेयर आई एनीवेज हैड टू टेक अ नेक्स्ट रोल. तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि लेट्स होल्ड ऑफ ऑन दैट, एंड अगर इफ यूर ओके आई वांट टू टेक अ 6 month sabbatical. सो ही इज लाइक, क्या करोगे sabbatical लेके? एंड आई वाज लाइक, आई वांट टू गो बैक. और अभी जो हमारी करंट सरकार है, सो वी हैव इलेक्शंस कमिंग ओवर एंड आई वांट टू सी इफ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द कैंपेन. बट मोर देन एनीथिंग आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर व्हाट्स गोइंग ऑन इन भारत. क्योंकि हांगकांग में भी हमारी कंपनी क्योंकि ग्लोबल थी तो हमारे बहुत सारे कंट्रीज में बिजनेसेस थे. इंडिया वाज अमंग्स द बेटर वंस. तो मैंने उनसे कहा कि एज वी सी ना कि इंडिया फॉर अस ऑल्सो इज डूइंग वेल. ऑल्सो इतना कुछ कहा जा रहा है कि ये बदलाव आ रहा है, वो बदलाव आ रहा है, ग्राउंड पे बदलाव आ रहा है, पीपल आर हैप्पी, सम आर लाइक कुछ नहीं हुआ है, केवल बातें हो रही है. तो मैंने कहा मुझे देखना है कि सच्ची में कुछ हो रहा है क्या, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत है. और आप देखो उस समय मोदी जी का वो US टूर्स हुआ था जहाँ वो वेलकम मोदी और नमो और बड़ा बड़ा सब कुछ चल रहा था, राइट? सो द एनर्जी वॉज देयर. So I told him I want to go and see if I can be a part of the campaign. So the Australian guy, he smiled and he's like, campaign for the Modi campaign. Modi campaign, हाँ, not but party campaign. Not party campaign, exactly. But again, I didn't know what I will do. ठीक है, वो कोई idea नहीं था. So I said देखते हैं चलो anyway. So I took the sabbatical and November I came back. 1 महीना I chilled. And December में I got connected to one group that was sort of working for some part of the campaign. Worked with them for a year, for a month. Learned a lot कि इलेक्शन की जो बैकएंड कैसे चलता है, किस प्रकार प्रिपरेशंस होता है, किस प्रकार वो पब्लिक आउटरीच होता है, थोड़ा थोड़ा वो सब सीखा. फिर उनके साथ मुझे आई वॉज नॉट जेलिंग वेल विद दैट टीम. सो ऐसे जाने दो. एंड देन आई ट्रैवल्ड अराउंड फॉर अ बिट, went to tier 2 tier 3 cities as a part of मोदी वंस मोर जो अभी वापस शुरू हो रहा है ना, मोदी वंस मोर वॉलंटियरिंग.
वो उस समय भी था. सो आई वॉज नॉट फॉर्मली अटैच्ड, बट उनके जो लोग थे मैं जाती थी उनके साथ एंड वी वुड जस्ट हैंग अराउंड. रायपुर है, रायपुर, भोपाल, प्रयागराज, काशी में भी कुछ कुछ किया था. जस्ट रैंडम इवेंट्स, लाइक लोगों के साथ बात कर रहे हैं, वो नारा लगा रहे हैं, दैट काइंड. लोगों से पूछ रहे हैं. मोर देन एनीथिंग माई इंटरेस्ट वॉज इन आस्किंग पीपल कि उन्होंने क्या बदलाव देखा है. तो रैंडम लोग, रास्ते में चलते लोग, उनसे बात करी और उनके क्लिप्स लेती थी मैं. उसके बाद आई मेट अनदर टीम विच वॉज डूइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट इन मुंबई. तो दैट वॉज इंटरेस्टिंग बिकॉज आई वॉज एनीवेज इन मुंबई. तो देन आई वर्क फॉर अ कपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो वो जो 6 महीने जो मेरा सबैटिकल था, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. जो एनर्जी भारत में थी और जिस प्रकार स्पेशली यंगस्टर्स, बिकॉज मोदी वंस मोर के द्वारा आई मेट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स. जो ये था ना कि जो कॉन्फिडेंस यंगस्टर्स में था कि भाई मैम हमको तो करना है काम, हमको ये सरकारी जॉब्स नहीं चाहिए, हमको तो हमारा धंधा करना है. ऐसे लोग, ऐसे यंगस्टर्स बोल रहे थे. द बेस्ट वॉज द यंगस्टर्स वर टेलिंग मी कि मैम अब तक ना हमारे जो पिताजी हैं या दादाजी हैं, वो केवल अगर हमारी जात वाला हो ना तो ही वोट करते थे. इस बार हमने तो मना कर दिया. वो खुश नहीं है पर हमने तो मना कर दिया. ऐसे ऐसे करके कितने सारे बच्चों से बात हुई कि दे कुड सी कि ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसका कितना नुकसान हो रहा है और उसके कारण जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा. So they were rebelling against their own families to vote for the right candidate. And I'm like, wow, this is fantabulous, right? ऐसा और कहाँ हो सकता है. तो anyways मुझे वापस जाना था तो मैं वापस तो चली गई. But then I took a call कि नहीं, if I have to go back, I'll go back to Bharat and definitely not to China. So then 6 months, after 6 months, because I had that obligation कि मुझे 6 महीने और गुजारने थे, तो वो मैंने किया. Then I put my papers without a plan. I didn't know what I wanted to do. I knew I didn't want to be in politics. ये तो मुझे मालूम था. And I came back. And जब मैं वापस आ गई, उसके बाद लॉकडाउन हुआ. So literally a week after that. But I had already put my papers. तो अब आने के बाद ऐसे था कि anyways I've worked for so long, I'll chill for a while. वैसे भी लॉकडाउन था, कुछ हो नहीं रहा था. So then the reading, जिसके बारे में मैंने बात करी है, the writing अवसर came my way and all that happened. Writing what? So then वो कोरोना के टाइम पे अगेन महाभारत रामायण शुरू हो गया. बट बाय देन आई हैड एक्चुअली स्टडीड द टेक्स्ट बिकॉज जो मैंने हर एक पॉडकास्ट में कहा है ना, हाउ आई वॉज इंटरेस्टेड एंड वॉट लेड मी टू एक्चुअली एक्सप्लोर द ग्रंथास बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो मैंने पढ़ तो रखा था, आई न्यू. तो जब इस बार जब रामायण महाभारत शुरू हुए और सब लोग लिखे बैठे थे तो फेसबुक पे वापस चर्चाएं शुरू हो गई थी. एंड दिस टाइम आई न्यू कि क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट इज अ मिथ एंड व्हाट इज नॉट अ मिथ वगैरह वगैरह. तो आई वुड पुट अप फेसबुक पोस्ट. सपोज आज कोई तो एपिसोड हुआ है जिसमें द्रौपदी का अंधे का पुत्र अंधा दिखाया. देन आई वुड राइट कि नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं था, विद सोर्सेज, विद स्निपेट्स, विद स्नैपशॉट्स फ्रॉम गीता प्रेस कि एक्चुअल क्या था. फिर कर्ण की बात हो गई तो अच्छा सूत का अर्थ क्या होता है, इट इज नॉट व्हाट वी थिंक. सूत इज अ मिक्स जाति ऑफ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय. तो ये सब मैं लिखने लगी एंड पीपल लाइक्ड इट एंड सम ऑफ दोस पोस्ट्स वेंट वायरल. So who is now my friend Praveen Tiwari ji, he was like, why are you wasting your time just writing Facebook posts? Because clearly बहुत सारे लोगों को लगता है महाभारत उन्हें पता है, but actually किसी को कुछ पता नहीं है. So why don't you write something which is not fiction, but which brings out the story for what it is? तो इस प्रकार शुरू हुआ. Because I used to blog उसके पहले, मेरा travel blogs, योग blogs, ये सब तो बहुत होते थे. तो पर वो blogs लिखना एक बात and book लिखना was another. एंड इसमें भी आपने ऑफिशियली कोई आप कुछ काम नहीं कर रहे थे किसी इंडियन कॉर्पोरेट या At मल्टीनेशनल that कॉर्पोरेट? point, नहीं. उसके बाद I after the first book was published, I did join corporate for another year. But while I was writing Mahabharat Unraveled, which was the first book, तभी I was not working. Okay. So yeah, so I have not spoken about this internship, not internship, the sabbatical in any other podcast, but that did play a big role in my coming back to Bharat. Not so much writing, but then because I came back, the writing happened. Thanks to Modi ji also. a bit. Thanks, of course, thanks to Modi ji. अगर वो रामायण महाभारत वापस नहीं चलाते तो भी नहीं हो पाता. So one thing sort of led to another यहाँ पे Yes. आपके साथ. And talking about महाभारत only, मैं महाभारत और रामायण में आराम से घुसना चाहूँगा, जी. बट एक आपने चीज़ बोली है, जब भी आपसे कोई ये सवाल पूछता है महाभारत या रामायण के रिलेटेड कि वो मिथ है या नहीं, ये जो सवाल आता है, तो आप बोलते हैं जो इतिहास में लिखा हुआ है, हमारे वेदों ने, हमारे गुरुओं ने जो लिखा हुआ है, आप उसको मानते हैं. जी. और आपने एक अच्छा बाइफर्केशन दिया हुआ है कि इतिहास शब्द का मतलब क्या है. अब
अभी मैम जब मैं इसको एक हिंदू के तौर पे भी देखता हूँ और एक रैशनल पर्सन के तौर पे भी देखता हूँ, मे बी मेरे अंदर का हिंदू इतिहास पढ़ के और वेद पढ़ के वो सब पढ़ के सेटिस्फाई हो जाएगा कि मैं मान ही नहीं सकता हूँ रामायण या महाभारत जैसी चीज़ फिक्शनल हो सकती है। बट मेरे अंदर का रैशनल पर्सन वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होता उस आंसर से। एंड आप तो एक कॉर्पोरेट IIM बैकग्राउंड से है, तो आप वो रीजनिंग कैसे ढूंढते हैं इसके लिए? क्योंकि मैंने ग्रंथ पढ़ा फॉर व्हाट इट इज, और जब ग्रंथ पढ़ा फॉर व्हाट इट इज एंड अंडरस्टूड हाउ इतिहास इज रिटन, तो वो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। अच्छा, आप देखो जितना इन्फॉर्मेशन महाभारत और रामायण में है अबाउट लिनिएजेस, अबाउट ज्योग्राफी, अबाउट तीर्थ क्षेत्र, अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल पोजिशंस, ये सब की आवश्यकता क्या थी बताने की? अगर ये केवल एंटरटेनमेंट की कथा होती, केवल माइथोलॉजी होती, ठीक है, तो इससे इतना सारा इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे थे वो भी उस समय जब ओरल ट्रेडिशन होता था। ठीक है, तो ओरल ट्रेडिशन मतलब वो जब आगे बढ़ाने के लिए, ट्रांजिशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए रादर, लोगों को लाख लाख श्लोक याद करने पड़ रहे थे। पर वो क्यों कर रहे थे? इफ इट वाज ओनली एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए होता तो काव्य होता, नाटक होता, जो है भी, राइट? तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द इतिहास मीनिंग, मैं अभी केवल ये बता रही हूँ कि हाउ माई थॉट प्रोसेस वाज गोइंग ऑन. So when I read all of this, I'm like, okay, this is very interesting. The other thing is, mythology का कारण ये होता है कि we pick up instances from these texts and they don't make sense to us. इसीलिए हमें लगता है कि ये तो सच हो ही नहीं सकता, है ना? जैसे वो पत्थर तैर गए या सुपर नेचुरल कैपेबिलिटीज वगैरह वगैरह. अगेन बहुत कुछ जो हमें लगता है, जैसे अहल्या जो है, अहल्या पत्थर बन गई और श्री राम का पाँव लग गया तो वो फिर पत्थर से स्त्री बन गई, है ना? लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर दी. हम बोलेंगे साइंस, माय रैशनल माइंड बोले ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ऐसा था, है ना, कि वो उससे लाइन ड्रॉ करके प्रोटेक्शन मिल जाए. पर जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो तब यू रियलाइज कि अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट लिटरल, दे आर जस्ट दे आर मेटाफर्स. जैसे लक्ष्मण रेखा, एक्चुअली लक्ष्मण जी ने ऐसी कोई रेखा ड्रॉ नहीं की है, बट उनकी सहनशीलता की रेखा टूटी है बिकॉज ऑफ द वट एवर सीता माँ इज टेलिंग हिम. ठीक है, तो एक्चुअली कोई लक्ष्मण रेखा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है. उसी तरीके से अहल्या माँ का पत्थर बनने का कोई उल्लेख नहीं है. पत्थरवत उनकी स्थिति है, क्योंकि उनको कहा क्या है कि आप तपस्या करो कुछ खाए पिए बिना. ठीक है, तो आप वो जो स्थिति है वो पत्थरवत हो गई है, पर पत्थर नहीं हो गई है. तो और जो पत्थर, जो श्री राम नाम के पत्थर तैर गए जो कहते हैं, उसका जो वाल्मीकि रामायण में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें तो इट इज़ अ प्रॉपर इंजीनियरिंग एक्सरसाइज, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर्स लिए गए हैं, बड़े बड़े वो रीड्स लिए गए हैं, उनको बांधा गया है, बड़े बड़े पेड़ों के ट्रंक्स को लिया गया है और बांधा गया है, और फिर वो 5 दिनों में वो जो पूरा सेतु है वो बनाया गया है. तो इट वॉज नॉट एज इफ कि पोरस, लोग कई बार कहते हैं कि नहीं, पर अभी भी आप देख सकते हो कि वो पोरस पत्थर है जो तैरते हैं. हाँ, पोरस पत्थर तैरते हैं, पर उस पर अगर आप खड़े रहो तो क्या आप खड़े रह के आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे, है ना? तो अच्छा, क्या उसमें कोई गलत बात है वो बात मानना? नहीं, वो भक्ति की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से, या जो आपने कहा कि हम हिंदू हैं इसलिए हमारे लिए तो ये मानना वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि हमारे लिए तो श्री राम इष्ट है ही है और उनमें वो सिद्धि है ही है. अगर उनके नाम के पत्थर होते तो मेरे लिए शायद, मैं ये मान भी सकती हूँ कि शायद तैर जाए, पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है. वाल्मीकि रामायण में एक्चुअली वो प्रॉपर पत्थर तैरने वाली बात है. ठीक है, तो एक तो बहुत सारी भ्रांतियां क्लियर हुई. बहुत, जो टेक्स्ट इटसेल्फ इज क्वाइट रैशनल इन अ लॉट ऑफ वेज. नाउ आर देयर एलिमेंट्स व्हिच आर मिस्टिकल? यस, बट दैट इज आल्सो हाउ इतिहास इज रिटन. इतिहास हैज पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ था, कथा युक्तम जो थोड़ा कथा एलिमेंट है, थोड़ा मेटाफोरिकल एलिमेंट है, थोड़ा लार्जर देन लाइफ बनाने का एलिमेंट है उसमें. रस डालना, बेसिकली रस डालना और लोगों को इम्प्रेस करना. हाउ डू यू कैच देम, राइट? स्पेशली व्हेन इट वाज बीइंग ट्रांसमिटेड ओरली. तो दैट एस्पेक्ट इज आल्सो देयर. हाउ डू यू क्रिएट अ फिगर व्हिच इज लार्जर देन लाइफ? एंड इफ यू सी द इंडिक थॉट प्रोसेस, राइट, हम कोई भी भारतीय, हमारे में ना ये भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, ये सब होता है. ठीक है, सो वी लुक एट एवरीथिंग एट 3 लेवल्स. वन इज अ वेरी भौतिक लेवल विच इज प्रैक्टिकल, ये प्रत्यक्ष, व्हाट यू सी. ठीक है, फिजिकल लेवल, मटीरियल लेवल.
द अदर इज द कॉस्मिक लेवल और द दैविक लेवल, जिसमें हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान के कारण होता है. भगवान, देवासुर संग्राम चल रहा है एंड दैट देवासुर संग्राम इटसेल्फ इज प्लेइंग आउट ऑन द भूमि. इसीलिए आप देखो, रावण को मारने के लिए विष्णु अवतार ले रहे हैं, है ना. तो है तो वो देवासुर संग्राम विच इज बीइंग प्लेड आउट एट द भौतिक लेवल एज वेल, क्योंकि वो मनुष्य अवतार में आ रहे हैं. तो एंड देन इज द आध्यात्मिक अवतार वेयर यू गो बियॉन्ड द नेम एंड फॉर्म. इट इज ऑल अबाउट द आत्मा merging into the Paramatma or realizing the Paramatma, right? The higher growth, higher truth. So our texts are seen at all these levels. And when it comes to some of these itihasic texts, these thoughts also get tied in. So the Adhyatma also comes, the Adi Daivik also comes, right? The idea is to make it easy to understand for people. For a general viewer. And not just at the physical level, to give them a holistic understanding of living. Physical, material, yes, but also spiritual and emotional. So all that is covered, right? Because at the end of the day, we all need some Shraddha. श्रद्धा थोड़ी चाहिए, किसी पर ट्रस्ट चाहिए. बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप देखो, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है हु कैन से कि मैं मेरा लाइफ 100% प्लान करता हूँ और मैं चाहूँ वैसा ही होता है. नहीं होता है. देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स इन आवर लाइव्स, राइट? सो मेनी वेरिएबल्स ऑन विच वी हैव नो कंट्रोल. देन व्हाट इज इट, then who is it that is actually managing these things? An atheist will tell you it's random. Fate or destiny, maybe. Correct. But then what is this destiny? How do you make sense of it, right? Then you say, I trust It's that free will. larger energy out there, the larger Prakriti, who you call it Bhagwan, you call it deity, whatever, at every level. So how do you ensure that you live a life where you have hope? You live a life that is fulfilling. You live a life that is not only concerned with the immediate sensual gratification. And a life where you are looking beyond yourself. नहीं तो अगर हम सब लोग केवल अपना अपना सोचने लगे तो समाज तो टिकेगा ही नहीं ना. समाज इज बिकॉज पीपल कम टुगेदर, दे लुक आउट फॉर ईच अदर, दे वर्क इन अ वे कि केवल स्वयं का नहीं पर आपके साथ जो समाज है, जो लोग हैं, उन सबकी वृद्धि हो, उन सबकी उन्नति हो, तभी जाके तो समाज आगे टिकता रहेगा. सो हाउ डू यू कन्वे ऑल दीज मैसेजेस? इसके लिए वी इन द सनातन धर्म टॉक अबाउट द चतुर्विध पुरुषार्थ विच आर द 4 pursuits of life: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. All these are important to live a fulfilling life. And every text, every dharma shastra text that we pick up will focus on dharma, artha, kama, moksha, which includes the itihasa as well. But itihasa very clearly is telling us that learn from the life of your ancestors, but don't look at it only as a FYI of the past. कि हुआ था, documentation of the past. That is the difference between history and itihas. History says it is a documentation of the past and that's it. We are saying it is not a documentation of the past. I mean, of course, it is a documentation of the past, but the purpose is larger than just telling you क्या हुआ और क्या नहीं, कौन से डेट के हिसाब से हुआ. Because dates don't matter. What matters is what you learn from those life examples. हमारे में तो टाइम का वैसे भी सर्कुलर कॉन्सेप्ट है ना. It's not as if हो गया तो हो गया, ऐसा तो है नहीं. So that is why you will see that dates don't matter so much. What matters are the events that happened, under what circumstances that happened, and how the decisions were taken, and what were the repercussions of those decisions, and how the karma siddhanta works. आप देखिए, कर्म सिद्धांत मतलब आप कुछ कर्म करते हो, उसका फल आपको भुगतना पड़ता है. Nobody can break out of it. This also you see from the life of our ancestors. But if you want to ensure कि the karma fal doesn't bother you, then how should you live your life, right? If you want to ensure that you live a more fulfilling life, not just for gratifying your senses, then how should you live? What happens to those who live their lives only for sensual gratification? जो हम हीरोज और विलन्स की बात करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गुण ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारा ब्लैक है, ऐसा नहीं है. पर what is it that causes their downfall? It is the kama, krodha, lobha, moha, mad, matsarya, the shada ripu, the 6 enemies of our enemies, जिसे हम कहते हैं. क्या है वो enemies? Lust, intense desire, yeah.
क्रोध एंगर, काम क्रोध लोभ, इंटेंस ग्रीड, मद मात्सर्य, अहंकार, attachment, jealousy, all these are the things which make us do things which we wouldn't have otherwise done, which we wouldn't do if we were thinking clearly, right? कई बार देखो हमको गुस्सा आ जाता है और हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं, फिर हम पछताते हैं, फिर हम सोचते हैं यार वो उस समय 2 मिनट मैंने कुछ नहीं किया होता तो, if only I had not acted, if I had not reacted rather, है ना? 5 मिनट बाद वो अक्ल आ गई, पर उस समय नहीं आई, तभी हमने ऐसा कुछ कर दिया जिसका फिर रेपरकशंस वी आर नॉट रेडी टू फेस. बट मैम वो तो ऋषि मुनियों के साथ भी होता था ना, जैसे हम आज तक अपने सिनेमा या फिर टीवी के थ्रू ये देखते आए हैं किसी ऋषि मुनि के साथ किसी ने बुरा किया, इनफैक्ट अगर वो देवता ही क्यों ना हो, जो हुआ देवराज इंद्र के साथ, अगर आप हिस्ट्री में जाए, उनकी श्री छीन ली गई थी उनसे और वो सब, तो उधर भी उन्हें एंगर आता है, और जबकि वो एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनका पूरी लाइफ ही स्पिरिचुअलिटी में डिवोटेड है. अच्छा, तो जो इंद्र है उनकी लाइफ स्पिरिचुअलिटी में, नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऋषियों की बात कर, कि उन्हें गुस्सा आता था. करेक्ट. देखो, गुस्सा आना बाय इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो तुमको गुस्सा आना ही चाहिए, राइट? अगर आपके सामने कोई किसी का पर्स लेके भाग रहा है तो आपको गुस्सा आना चाहिए, यू शुड गो एंड कैच होल्ड ऑफ दैट थीफ, राइट? तो उस केस में गुस्सा आना इज जायज, परंतु आपको बात बात पे गुस्सा आ जाए और वो गुस्सा ऐसा कि आप अपना ही कुछ बुरा कर लो, आप निर्णय ही ऐसे लो कि आपका बुरा हो जाए. आप ऋषि मुनियों की भी जो स्टोरी सुनते हैं उसमें जब ऋषि मुनि को गुस्सा आ जाता है और वो ऐसा कुछ कर देते हैं ना जो उनको नहीं करना चाहिए, तो उसको भी उनका रिपरकशन भुगतना ही पड़ता है. दैट इज द थिंग अबाउट द षड्रिपुज. यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर. स्टिल इट इज पॉसिबल कि आप गलती कर लो, पर फिर क्या आप वो गलती को परपेचुएट करते हो, या यू से सॉरी गलती हो गई, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन युधिष्ठिर एंड दुर्योधन. ठीक है, युधिष्ठिर, हम सब लोग कहते हैं कि वो कैसे धर्मराज हुए, उन्होंने तो अपनी पत्नी को स्टेक कर दिया वगैरह वगैरह. नाउ इफ यू सी दैट इंसिडेंट, इट इज नॉट एज इफ वो जुआ खेलने बैठे और बोल दिया द्रौपदी दांव पे, ऐसा तो नहीं है ना? ही लूजेज एवरीथिंग, he loses everything. फिर अपने भाइयों को दांव पे लगाते हैं, स्वयं को दांव पे लगाते हैं. then he says I don't have anything, and then शकुनी says कि नहीं, you have your wife द्रौपदी पणस्व, उसको लगा दो, and he's like चलो उसको लगा दिया. now what has happened at that point in time? see, ऐसा नहीं है कि he is addicted, at least what महाभारत says, he is not addicted. उनको पहले भी ये है कि जब जुआ आप खेलते हो तो क्लेश हो जाता है परिवार में, पर he did not have the benefit of hindsight that we have. ठीक है, तो ऑन व्हाट बेसिस विल ही से नो? सो ही वेंट एंड प्लेड एंड देन दिस हैपेंड. फिर वो लोग जब जंगल में है तो भीम उनको बोल रहे हैं कि अरे आपके कारण हमारे साथ इतना बुरा हुआ, आपके कारण हमको जंगल में रहना पड़ रहा है वगैरह वगैरह, बिकॉज भीम इज ट्राइंग टू टेल हिम दैट वी शुडंट लिव हियर, वी शुड गो फाइट. उस समय एक बहुत अच्छी बात कहते हैं युधिष्ठिर, ही सेज मन्यु हरति मनुष्यस्य धैर्यम. ये जो मन्यु, जब आप पैशन में होते हो ना, जब आप रेज में आ जाते हो, क्या हो रहा था? ही इज लूजिंग एवरीथिंग. ही लॉस्ट हिज एंटायर किंगडम जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, himself, I guess, सारा वेल्थ, सब कुछ. भाइयों दास बन गए, वो दास बन गए, वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात आ गई. उस समय आपका दिमाग काम ही नहीं करता. तो ही सेज कि ऐसा हुआ मेरे साथ, यू आर राइट, बट नाउ वी नीड टू एंश्योर वी डोंट डू दैट अगेन. और अगर युद्ध का भी निर्णय लेना है तो वो सोच समझ के लेना पड़ेगा, ऐसे ही तैश में आके इम्पल्सिवली ले लिया, ऐसे नहीं. ठीक है, दूसरी ओर यू हैव दुर्योधन. उसको प्रॉब्लम क्या थी युधिष्ठिर या पांडवों से? केवल जेलसी थी. ठीक है, केवल जेलसी. ऐसा नहीं था कि ही वाज नॉट गेटिंग राइट एडवाइस, ही वाज गेटिंग राइट एडवाइस. एवरीबडी वाज टेलिंग हिम एक्सेप्ट हिज कोटरी ऑफ पीपल. कर्ण, शकुनी छोड़ दो, उसके अलावा तो सब लोग उसे कह रहे थे. बट नहीं, वो मात्सर्य भाव इतना था कि ही वाज नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड गिव इट अप. मात्सर्य भाव इज jealousy for his cousins, right? And he's like नहीं, उनके साथ मैं जी ही नहीं सकता. जब नेगोशिएशन हो रहा है तो पांडवों ने कहा 5 गांव हमें दे दो, that is enough, you keep इंद्रप्रस्थ also. And he's like नहीं, I don't want to live with you. अब देखो, एक एंड पे गलती हुई at one point, right? युधिष्ठिर के मामले में, which you realize, acknowledge, realize and work towards ensuring कि वो वापस ना हो. दूसरे एंड पे
वो जो मात्सर्य भाव है वो तो है ना, उसको एक्नॉलेज करना है ना उसे रिकॉग्नाइज करना है, सारा आपका निर्णय है वो उसी भाव से लेते रहना है, फिर क्या होगा? You will obviously end up taking a decision which leads to your downfall. Why will that happen? Because you're not thinking clear. आप सोचो, आप गुस्से में कोई बात सोच रहे हो या एकदम किसी चीज में अटैच होके सोच रहे हो, कैन यू थिंक क्लियरली? नो. जो आपके सामने हो वो भी नहीं दिखाई देता है ना. तो कैसे आप सही निर्णय लो? when you at least attempt to ensure कि your दिमाग, your मन is not clouded by this anger, lust वगैरह वगैरह, right? That is what the इतिहास really wants to teach you, that at least try. It is not possible, it's not at all easy. मैं ये हमेशा कहती हूँ कि अगर भगवत गीता आप देखो तो कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अरे तो तुम्हारा स्वधर्म समझो, तुम ऐसी परिस्थिति में इसलिए हो क्योंकि यू आर अटैच्ड टू योर एल्डर्स एंड तुम उसमें गेट आउट ऑफ दैट अटैचमेंट. ये सुख दुख हार जीत ये सबको एक जैसा मानो. डोंट गेट कैरिड अवे, डोंट गेट स्ट्रेस्ड बाय द आउटकम्स और हैप्पीनेस, सॉरो. और वेस्टर्न में उसे शायद स्टोइसिज्म बोला जाता है. स्टोइसिज्म भी बोल सकते हो, Sort of. सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट भी बोल सकते हो, स्टेबल इंटेलेक्ट, स्थित प्रज्ञता जो हमारे में बोलते हैं ना. सो ही इज टेलिंग एग्जैक्टली दैट कि तुम ये अचीव करो, which is basically control your mind, or rather don't give in to these impulses. अर्जुन कहता है बात तो आपकी एकदम ठीक है, पर होता है क्या? इट इज सो डिफिकल्ट. चंचल ही मन कृष्णा. ये मन तो एकदम चंचल है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलते ही रहता है, भाव आते ही रहते हैं. इसको पकड़ना तो वायु रेव दुष्कर, हवा को पकड़ने जैसी बात हो गई. आप कह रहे हो मन को पकड़ो, मन तो वायु जैसा है, उसको पकड़ने जैसी बात हो गई, होगा कैसे? कृष्ण कहते हैं सही बात है, असंदेह महाबाहो, सही कह रहे हो तुम, कोई डाउट ही नहीं कि ये बहुत कठिन है, पर इम्पॉसिबल नहीं है. अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते. अभ्यास 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 अभ्यास. होता है, गलती होती है, एक्नॉलेज, ट्राई नॉट टू डू इट अगेन, राइट? बट वो एक्नॉलेजमेंट तो आए. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हु वी कॉल हीरो एंड हु वी कॉल अ विलन इन द इतिहास. एंड महाभारत की आप बात कर रहे हैं, खासकर जो द्रौपदी वाला इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको उसी टाइम पूछने वाला था बट आपका फ्लो बहुत अच्छा लगा था, तो आई डिडंट वांट टू ब्रेक दैट. तो उसमें आपने एक चीज़ बोली कि युधिष्ठिर अपने भाई को हार जाते हैं, अपने किंगडम्स को हार जाते हैं, उसके बाद खुद को भी हार जाते हैं. तो बेसिकली इस स्टेट में वो स्लेव बन जाते हैं. करेक्ट. तो जब वो स्लेव है तब भी वो अपनी वाइफ को दांव पे लगा रहे हैं. तो क्या इसका ये मतलब है कि उस टाइम पे औरत की जो इज्जत थी वो स्लेव से भी गई गुजरी मानी जाती थी? ये प्रश्न जो है ये तो द्रौपदी स्वयं पूछती है ना. तो द्रौपदी को जब वो दांव पे लगाने की बात आती है तो वो दांव पे लगाते हैं, और जब हार जाते हैं युधिष्ठिर तो जो उनका मैसेंजर है दुर्योधन का, वो जाता है द्रौपदी जी के पास और कहता है कि आपको सभा में बुलाया गया है, आपको सभा में बुलाया गया है क्योंकि आपको जो महाराज है उन्होंने दांव पे लगाया था और आपको हार गए. तो द्रौपदी पूछती है ऐसे कैसे महाराज ने मुझे दांव पे लगाया था? मुझे ये बताओ, महाराज पहले अपने आप को हारे थे या मुझे हारे थे? ठीक है, पहले अपने आप को हारे थे या मुझे हारे थे? तो वो मैसेंजर वापस जाता है और दुर्योधन कहता है उनको बोलो यहीं आके पूछो, या कोई आंसर वांसर नहीं दे रहा है, तुम यहीं आके पूछो वगैरह वगैरह. पेट्रियार्कल टोन में उन्होंने एक हिसाब से बोला. हाँ, पेट्रियार्कल वो सब जाने दो, ठीक है, लेट्स नॉट इम्पोज दोज रैंडम टर्म्स ऑन आवर एपिक्स बिकॉज दैट इज नॉट द व्यू एनीवेज. तो एनीवेज, बट देन दुर्योधन, कर्ण, वो सब कहते हैं कि नहीं इसे खींच के लेके आओ. तो वो उसके बाल खींच के, वो जब एक अवस्था है तब लेके आए हैं. ऑल दैट हैपेंस. इवन व्हेन शी कम्स टू द कोर्ट, दिस इज व्हाट शी इज आस्किंग. शी इज लाइक एम आई वन और नॉट? बिकॉज जो स्वयं हार गया है वो मुझे कैसे स्टेक पे लगा सकता है? ठीक है, शी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. विदुर इज सेइंग ये क्वेश्चन सही है, महाराज तो हार गए स्वयं को, युधिष्ठिर तो हार गया है, तो उसको अब क्या हक बनता है किसी और को स्टेक पे लगाने का? ठीक है. विकर्ण कहता है कि जब कोई एनीवेज इस परिस्थिति में कोई भी चीज़ दांव पे लगाए ना, उसे वैसे भी कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी हालत तो देखो, वो डूबता हुआ इंसान है, उसको उसका दिमाग नहीं काम करता. तो यू शुड नॉट कंसिडर ऑल दीज थिंग्स. बट नोबडी इज गिविंग एन आंसर टू हर. सो द्रौपदी फिर भीष्म पितामह से पूछती है. भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्म से परमागति, धर्म की ये जो गति है ना वो बहुत सूक्ष्म है, समझना बहुत कठिन है. ठीक है, वो कहते हैं परंतु मैं इतना जानता हूं कि आज जो यहाँ पे हुआ है उससे ये हस्तिनापुर का विनाश होना तो निश्चित है, ये वो कहते हैं. ठीक है,
अच्छा, अब बात ये है, लेट्स एनालाइज दिस सिचुएशन. युधिष्ठिर दास बन गए, या एक्चुअली पांचों पांडव दास बन गए. 5 पांडव द्रौपदी के पति हैं, वो पांचों दास बन गए. तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द्रौपदी टू बिगिन विथ? दासी. दैट इज वन वे टू लुक एट इट, राइट? बट वो तो फिर वो हो गया कि आप पति की शैडो में ही है, कि आपकी हाँ, ओनरशिप नहीं है करेक्ट. कुछ. सो करेक्ट, सो इधर वो दासी है या नहीं है. अगर दासी है तो पति दास बन गए, तो पत्नी भी दास बन गई. हम्म. इफ यू से कि नहीं, शी इज नॉट अंडर हिज ओनरशिप एंड शी इज नॉट अ दासी, देन व्हाट इज द सैंक्टिटी ऑफ द मैरिज? What is the? Sanctity of the marriage. Then she is not married to a das anymore, right? Hmm. This is actually told by Karna. Karna is saying, अगर तुमको लगता है कि तुम दासी नहीं बनी एंड कि राजा को तुमको दांव पे लगाने का कोई राइट नहीं था, अधिकार नहीं था, then you are not married to them anymore. Choose anybody else. Choose a new ये husband. कर्ण ने बोला. ये कर्ण ने बोला, ठीक है. So actually that position is very tricky. राइट, कि दांव पे नहीं लगाते तो भी एज अ वाइफ, जो भी वाइफ, बच्चे, सभी लोग तो दास बन जाते ना उनके साथ दांव. और अगर भीष्म पितामह कहते कि तुम दासी बन गई हो तो उसकी क्या इज्जत रहती, और वो ऐसा कहते कि नहीं नहीं तुम दासी नहीं हो, तो जो कर्ण कह रहा है कि हाँ भाई तुम किसी को भी चूज कर लो, अब तो ये तुम्हारे पति रहे नहीं क्योंकि ये तो अब दास है. तो क्या है वो? इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन टू बी इन. So it is not about wife is a slave. It is not about patriarchy. It is just how some of these relations are and some of these situations are. बट भीष्म पितामह भी अगर इस सिचुएशन में थे, जैसे महाभारत को धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, तो उनका धर्म नहीं बनता था कि ये सिचुएशन ही ना आए? ये सिचुएशन ही क्यों आई कि वो ऐसी स्टेट में आ गए कि युधिष्ठिर जो खुद धर्मराज है, उन्हें अपनी वाइफ को स्टेक पे लगाना पड़ा? अच्छा, एक बात बताओ, वेयर कुड ही हैव स्टॉप्ड? राज्य सब चला जाए उसके बाद? Put yourself again, इतिहास, I said, it is not just history, as in it is not just the documentation of the past. It has a objective. It has an objective. What is that objective? कि हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सीख मिले हमारे पूर्वजों के जीवन से. तो वो सीख हमें कैसे मिलेगी? तो आई ऑलवेज से कि इतिहास जो है ना, इट इज लाइक अ केस स्टडी ऑफ धर्मशास्त्र. डूज एंड डोंट्स तो एक बात है, ठीक है, बट हाउ डू दे रियली प्ले आउट इन लाइफ? हाउ डज धर्मा प्ले आउट इन लाइफ? दैट वी सी इन इतिहास, ठीक है, विच इज द केस स्टडी ऑफ धर्म. दिस इज हाउ आई पुट इट. So when you see a case study, so if you when we had case studies when I was doing my MBA, तो case studies में क्या होता था? You understand the situation from the protagonist perspective and then decide क्या जाना है क्या नहीं, क्या कर सकते हैं, what are the options available, how could a decision have been taken, or rather what decision could have been taken, what could have been avoided, क्या decision लेते तो क्या impact हो सकता था, वगैरह वगैरह. The same thing you should do with इतिहास. Put yourself in the shoes of Yudhishthir. And now think, पूरा इंद्रप्रस्थ उन्होंने राजसूय यज्ञ किया हुआ है. They had become चक्रवर्ती राजाज, right? Just इतनी सारी धन संपत्ति सब उन्होंने एकत्रित किया है, सब कुछ हार गए, पूरा किंगडम हार गए. Should he have stopped there? और would he have tried कि यार कदाचित अगर सहदेव को दांव पे लगाने से मुझे वापस मिल जाए तो लेट मी गिव इट अ शॉट? आई थिंक उन्हें अगर वो स्टेट में आ गए कि उन्हें अपने भाइयों को तक दांव पे लगाना पड़ रहा है, तो इट इज इटसेल्फ वेरी बैड ना. मैं वही कह रही हूँ कि उस सिचुएशन में आप देखो, आज भी जब स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं, दे लूज सो मच मनी, बट दैट होप कि कदाचित वापस आ जाए. इतना सारा मैं राइट ऑफ कैसे कर दूं? ये पूरा जो किंगडम जो मैंने बसाया उसको मैं राइट ऑफ कैसे कर दूं? आई एम नॉट सेइंग ही इज राइट, आई एम सेइंग दैट इज हाउ the brain works in these situations, right? So who could have stopped it? He was clearly not in that position. But why not Bhishma Pitama? Correct. So it should have been somebody outside the sabha, right? Vidur did speak about it, but he was the only one. Karna और दुर्योधन ने उनको चुप करा दिया, ठीक है. अब जब तुम्हारा राजा है वो वहां बैठ के मजे ले रहा है, तो कोई क्या बोलेगा? क्या बोलना चाहिए था probably, पर उसमें भी धर्म संकट की बात आ जाती है. क्योंकि how is Bhishma seeing himself?
Is he he's a patriarch of the family? Yeah, he's a sevak of Hastinapur because he's a minister. ठीक है, तो is he the sevak of Hastinapur? If he's a sevak of Hastinapur, he's bound by the agya of the Raja. Raja is having fun. Raja doesn't want it to stop. Right? Also, there is nothing outrightly wrong happening. It's a game. Right? बट व्हेन द गेम गॉट पर्सनल तो उस टाइम पे तो भीष्म को इंटरफेयर करना करना चाहिए था, but that's the thing ना. We are always struggling with this कि हम किस समय कौन सा रोल निभाए. देखिए, हम सब का अलग अलग धर्म होता है लाइफ में, है ना. एक तो हमारे परिवार के प्रति, विच वी से पत्नी धर्म, पुत्री धर्म, पिता धर्म, जो भी है. एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वेयर वी हैव आवर एम्प्लॉय धर्म, हमारे राष्ट्र के प्रति. ये सारे धर्म हैं. हाउ डू यू चूज? How would you say somebody works in cigarettes wala company, but he needs the money and probably he also does a lot of charity with that money, but it is cigarette, so overall cigarette बिक रही है, लोग पी भी रहे हैं, तो इसके एक के डिसीजन लेने से कुछ नहीं होगा. But is it the right profession as such जहां आप लोगों का स्मोकिंग बढ़ा रहे हो? But it is fulfilling, as in it is getting money for your family. Right? Some people have it in them to say कि as a principal I will not do it. Others will be like, लोग तो पी रहे हैं ना, मैं उनको घर पे जा जाके तो नहीं पिला रहा, मैं तो जा जाके तो उनको फूकने नहीं लगा रहा ना, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा. Let me at least ensure that मेरे घर वालों का पेट भरे and I will do some other दान धर्मादा for it. So there are lots of situations in life. I'm not saying ये भीष्म की यही situation थी, but उनके मन में भी जो चल रहा था वो आप सोचो, किस बेसिस पे वो बोले कि ये बंद कर दो. He could have said it as the patriarch of the family, probably, right? But then, did he see himself as that, or did he see himself as a sevak of Hastinapur? If you see in everything that he has done, it always comes from the position of employee of Hastinapur. So if he's an employee of Hastinapur, how could he have spoken against the Raja? That is the tricky part. But was he technically wrong? Probably not. अच्छा, let me also ask one more question. अगर द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाया होता तो आज हम महाभारत की बात कर रहे होते? बट वो तो एक बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा. नहीं, आप सोचो ना, क्या होता अगर द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाते, तो ये सब तो दास बन गए थे. They had lost their weapons, they had lost this, lost that, everything they had lost. Weapons भी तो उनको बाद में मिले ना. When जब द्रौपदी के कारण सारा हंगामा हुआ, तब फाइनली जब फिर भीम ने कहा कि मैं वो क्या दुशासन के छाती को फाड़ दूंगा और उसका खून लहू पी लूंगा और दुर्योधन की वो जंघा तोड़ दूंगा वगैरह वगैरह, और फिर कुछ निमित्त ऐसे हुए कि कुछ कुत्ता चिल्ला रहा है, चीख रहा है वगैरह वगैरह, जिससे फिर धृतराष्ट्र डर गए. एंड ही सेड नहीं आप द्रौपदी को जो मैं ये नहीं चाहता, मैं सब वापस दे देना चाहता हूँ, द्रौपदी तुम मुझसे जो भी मांगना है मांग लो. तो तब सबसे पहले द्रौपदी से कि आप दासत्व से मेरे सबसे बड़े पति जो युधिष्ठिर है उनको दासत्व से मुक्त करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा सबसे बड़ा पुत्र प्रतिविंध्य दास का पुत्र कहलाए. तो वो बोलते हैं ठीक है दे लो और एक वरदान मांगो. तो द्रौपदी कहती है कि मेरे जो बाकी 4 पति हैं उनको भी आप दासत्व से मुक्त करो और उनको अपने शस्त्र लौटा दो. विच मीन्स उनके पास शस्त्र भी नहीं थे. करते क्या वो लोग अगर ये वापस नहीं मिलता तो, है ना, तो शस्त्र लौटा दो. सो देन धृतराष्ट्र से ठीक है वो भी कर दिया और मांगो. फिर द्रौपदी से मैं अपनी मर्यादा जानती हूँ, आई एम अ क्षत्रिय रानी. क्षत्रिय रानी को क्षत्राणी को 2 ही वरदान एक्सेप्ट करने अलाउड है. मैंने 2 मांग लिए. अब इंद्रप्रस्थ लेना कैसे लेना वो सब मेरे पतियों का कर्तव्य है, और मुझे उनके पराक्रम पे, पुरुषार्थ पर विश्वास है कि वो स्वयं से वो ले लेंगे, मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है. दिस इज दैट लेडी, द ग्रेस ऑफ द लेडी. पर बात यह है कि अगर वो प्रसंग नहीं हुआ होता तो पांडवों का तो शस्त्र वस्त्र सब कुछ चला गया होता. क्या करते वो? तो इवन द्रौपदी के साथ गलत हुआ, बट फिर भी उन्होंने अपने हस्बैंड में फेथ नहीं खोया. शी बिकेम अ नौका टू सेव द पतीज. इनफैक्ट ये बात भी कर्ण कहता है, दे आर ऑल वेरी अमेज्ड एट द वे द्रौपदी कंडक्ट्स हरसेल्फ, राइट.
Also, she doesn't go there and she doesn't cry and all that. She's questioning. She's asking. She's asking technical questions. Can you tell me, am I lost or not? That made all of them at least think and, say something. At least इतना तो कहा कि धर्म का गति सूक्ष्म है, कुछ तो कहा. At least others were thinking and talking. Nobody said much, but at least they were all, ऐसे वो कहते हैं ना कि हिल तो गए वो लोग. तब तक तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा था. At least this was a shock moment for all of them. Because of Draupadi. Not to say कि उसके साथ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ. बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ. And it should not ever happen to any lady, right? But had it not happened, we wouldn't be sitting here and talking about Mahabharata. ये बात भी पक्की है. आपने बुक नहीं लिखी होती. एंड जैसे आपकी बुक में एक चैप्टर है जिसमें आप संजय के बारे में बताते हैं कि उन्हें एक वरदान मिला था दिव्य दृष्टि का, जिस नॉट ओनली दैट ही कैन सी बट इनफैक्ट उनको ये भी पता चल जाएगा कि वॉरियर्स की थॉट प्रोसेस क्या चल रही है. तो अगर उन्हें वॉरियर्स की थॉट प्रोसेस के बारे में पता चल रहा है तो फिर उन्होंने सारी चीज़ें पहले ही क्यों नहीं बता दी? क्योंकि इतना सारे प्रसन्न हुए, गीता ज्ञान हुआ, उसके बाद सारी कृष्ण भगवान सबके साथ बैठ के स्ट्रैटेजीज बना रहे थे कि इसे ऐसे हरा सकते, इसे ऐसे हरा सकते. तो संजय ने फिर इंटरफेयर कभी क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि मिली ही इसलिए थी ताकि वो केवल राजा जो है उनको ये समाचार दे. नॉट ही वॉज कंसिडर्ड अनबायस्ड. ठीक है, नॉट नहीं तो फिर चीटिंग हो जाती ना. अगर वो पांडवों के साइड का सारा बता देता कौरव को तो वो तो फिर चीटिंग हो जाती. वो वहाँ पे वो रहे थे, अनबायस्ड रहे थे. हाँ. अच्छा, ऑल्सो इट इज नॉट अ डायरेक्ट रिले. जैसे हम टीवी पे देखते हैं ना कि धृतराष्ट्र के बाजू में बैठे हैं संजय और वो डायरेक्ट रिले कर रहे हैं, वैसा नहीं है. ही इज ऑन द बैटलफील्ड. तो जो आप पूछ रहे हो कि पहले क्यों नहीं बता दिया, क्योंकि उनको पहले से पता नहीं चल रहा था. जब हो रहा था तो उनको पता चल रहा था एज इट वॉज हैपनिंग. इट वॉज नॉट एज इफ उनको इंट्यूशन या नॉलेज होने के पहले आ गई. नहीं, इट वॉज कमिंग एज इट वॉज हैपनिंग कि हाँ अभी वहां गीता उपदेश चल रहा है. उनको पहले से नहीं पता था ऐसा होगा, या अभी ये लोग ये सोच रहे हैं या इस प्रकार लड़ाई कर रहे हैं, इस प्रकार उनकी बातें चल रही है. तो ही वॉज कैप्चरिंग इट एज इट हैपेंड, मोर एज जैसे न्यूज़पेपर्स में होता है ना, वो लोग क्या परसों हुआ वो सारा नोट कर लेंगे एंड फिर जिस दिन पब्लिश करना है उस दिन जाके पब्लिश करेंगे कि वेडनेसडे को ये हुआ, थर्सडे को फलाना ठिकाना हुआ. पर वो जो बता रहे हैं उसका मतलब ये थोड़ी ना है उनको वेडनेसडे और थर्सडे के पहले पता चल गया था. नहीं, उनको तो जैसे हुआ है वैसे पता चल रहा है. सो हिज रोल वाज मोर ऑफ दैट एज अ पर्सन हु वाज कैप्चरिंग इन्फॉर्मेशन एज इट हैपेंड एंड ही नरेटेड इट. जब वो हर बार वापस जाते थे तो वो जब भी कोई सेनापति की मृत्यु हुई या कोई सेनापति गिरा, ही वुड गो बैक. तो पहली बार वो 10 दिन के बाद जाते हैं. भीष्म पितामह जब वो बाणों की शैया पर लेटे तब वो जाते हैं धृतराष्ट्र के पास और उनको 10 दिन का सारा समाचार देते हैं. फिर जब द्रोण गिरते हैं तब फिर वो जाते हैं और उनको बाकी 5 दिन का पूरा समाचार देते हैं. इस प्रकार है वो. तो संजय बेसिकली बैटलफील्ड पे थे. बेसिकली बैटलफील्ड में ही इज ऑब्जर्विंग. और बार्बरिक का भी एक मेंशन आपने अपनी बुक में किया हुआ था. हाँ, पर मैंने बार्बरिक का मेंशन ये किया था कि बार्बरिक का मेंशन महाभारत में नहीं है. महाभारत में नहीं है? नहीं, महाभारत में नहीं है. बार्बरिक का मेंशन मेरे ख्याल से स्कंद पुराण या यहाँ इस किसी पुराण में है. और बार्बरिक का मेंशन जो है वो बार्बरिक एक्चुअली एक फोकलोर से आता है. फोक जो कथा है वो स्कंद पुराण और वो फोकलोर की कथा है जो हम खटू श्याम जी की बात करते हैं, है ना, जो गुजरात और राजस्थान में वो बहुत प्रचलित है. पर महाभारत में उसका उल्लेख नहीं है. रामायण की तरफ बढ़ते हैं जी. तो मैंने रामायण पे जस्ट लाइक आई सेड आपने इतने पॉडकास्ट किया कि आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर लिया. और जैसे आपने ना एक पॉडकास्ट में भगवान राम की एक एक्चुअल लाइन कोट करी थी. अब वो लाइन ऑब्वियसली मुझे संस्कृत की वजह से याद नहीं है, बट इट वाज अबाउट कि उनको कितना प्यार है माँ सीता से और उनकी जो लॉन्गिंगनेस है, जो वो दूर है, वो उसको बता रही कि मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए. तो अगर हम आज के टाइम की बात करें, देवी तव बत दुखे न स्वर्गम अपि न अभिरोचे, स्वर्ग या भी नहीं त्वया चाहिए. विना स्वर्गम अपि न रोचे. वेरी होपलेस रोमांटिक वाली लाइन. तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं अच्छा लगता. तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग चाहिए, तुमको दुख देकर मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए. ये वो कहते हैं. तो मैं वही पूछ रहा था आपसे कि अगर हम आज के टाइम की बात करें, आई डोंट नो आपको जेनजी टर्म्स कितने पता है कि सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ऐसी टर्म्स आ रहे हैं.
मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बहुत सारी वो रील्स देखती हूँ जो तुम पॉडकास्ट की बात कर रहे हो. सो आजकल लोग रील्स बनाते हैं. In these days of situationship, this is what my heart craves, and then they'll put that snippet of my podcast. हाँ, ये कि हाँ, हाँ. स्वया विना स्वर्गम अभिनरुचे वो करेंगे. And I'm like, wow, this is so cute. So yes, that's why I know situationships. तो सिचुएशनशिप्स, बेंचिंग, ऐसी Benching ऐसी. नहीं पता. बेंचिंग इज बेसिकली आपने किसी को ऐसे रखा हुआ है कि बेंच पे रखा है, जैसे वो आईटी टर्म बेंच पे नहीं नहीं, मतलब मैंने उसे अटका के रखा है. अटका के रखा हुआ है सॉर्ट ऑफ, कि आई एम विद दिस पर्सन, पर नहीं वर्कआउट हुआ तो चलो ये तो बैठा हुआ है. अच्छा, बैकअप प्लान. बैकअप प्लान बेसिकली. तो थिंग्स लाइक दिस आर सॉर्ट ऑफ नाउ एग्जिस्टिंग. तो अगर माँ सीता और श्री राम का आपने जो इतना उनके बारे में पढ़ा और जो बुक लिखी है, अगर उसके रिलेटेड ही आपको कुछ एडवाइस देनी हो आज के इस पूरे माहौल को देखते हुए रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, व्हाट इट वुड बी? यार पहली बात तो ना, वैसा पार्टनर मिलना जिसके साथ सो वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम और सीता माँ का संबंध कैसा था. उनको एक दूसरे से शब्दों की भी आवश्यकता नहीं होती थी बात करने के लिए. उनके हृदय ही एक दूसरे से बात करते थे. वो देख लेंगे और समझ जाएंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है. बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वो एक दूसरे को समझ सकते थे. मुझे लगता है ऐसा पार्टनर मिलना ना, ये बहुत ही भाग्य की बात है. ये मिलना ही बहुत भाग्य की बात है. परंतु अगर उनके संबंध से कुछ सीखना है तो ये है कि आप देखिए, श्री राम और सीता माँ दोनों ही एक दूसरे में, दे आर सो मच इनटू ईच अदर दैट दे आर बोथ कंसर्न्ड एंड वरिड अबाउट द रेप्यूटेशन ऑफ द अदर. ठीक है, जैसे जब सीता माँ को कहते हैं हनुमान जी कि आप मेरे साथ चलो, जब उनको अशोक वाटिका में देखते हैं तो वो कहता है तुम मेरे साथ, आप मेरे साथ चलिए. क्यों आपको अशोक वाटिका रहना है, मैं अभी आपको यहाँ से छुटकारा दिलाता हूँ. तो जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपको अभी यहीं से ले जाता हूँ, आपको क्यों रुकना है यहाँ पर, आप मेरे साथ चलिए. तो बहुत कुछ सीता माँ कहती हैं, बट वो एक चीज़ कहती हैं कि मैं अगर तुम्हारे साथ चली आई तो मुझे छुड़ाने का श्रेय तो तुमको मिलेगा. मेरे पति पर तो केवल लांछन लगेगा कि वो अपनी पत्नी का ध्यान भी नहीं रख पाए. इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकती. श्री राम के लिए यही उपयुक्त है कि वो स्वयं यहाँ आए, रावण को मारे और मुझे यहाँ से ले जाए. तो देखिए, लोग हमेशा अग्नि परीक्षा की बात करते हैं. क्या ये भी एक प्रकार की परीक्षा ही नहीं है? आप सोचो, उनके पास कैसी आर्मी है वो कुछ नहीं जानती है ना. कैसे ये 100 योजन का जो पुल है वो बनेगा, कैसे वो सेतु कैसे बनेगा, वो आएंगे कैसे लंका, उनको ये कुछ नहीं पता. उनको केवल ये पता है कि मेरे पति पर कोई भी उंगली नहीं उठाए, और उसके लिए अगर मुझे रावण के यहाँ और दुख में और टॉर्चर में रहना पड़े तो मैं रहूंगी. बट आई विल एक्सेप्ट ऑल दिस टू एंश्योर दैट माई हस्बैंड डज द राइट थिंग एंड nobody ever questions him, right? Now what has Shri Ram done? Exactly the same thing. It is not as if उनको विश्वास नहीं है सीता माँ पर वो उनको प्रोवोक करते हैं वो अग्नि साक्षी करने के लिए, बिकॉज ही सेज द सेम थिंग. ही इज लाइक, मुझे तो पता है, मुझे कभी सीता के चरित्र पर कोई प्रश्न था ही नहीं. सीता तो मेरे से अलग ही नहीं हो सकती. जैसे सूर्य से आप प्रभा, सूर्य से और सनलाइट जो है उसको अलग नहीं कर सकते, वैसे मुझसे सीता कभी अलग हो ही नहीं सकती. उसका मन तो केवल मुझ में है, मैं ये जानता हूँ. परंतु लोग जो है, समाज जो है, वो प्रश्न उठाएगा, क्योंकि सीता जी अब केवल उनकी पत्नी नहीं है, वो अयोध्या की रानी भी होने वाली है. और वो स्वयं भी केवल सीता जी के पति नहीं है, अयोध्या के राजा भी होने वाले थे. तो वो वही कहते हैं, पर क्योंकि लोग उस पर प्रश्न ना उठाए, इसलिए मैंने जो कहा वो कहा, ताकि सबको यकीन हो जाए, भरोसा हो जाए कि सीता शुद्ध हो. एक पॉलिटिकली करेक्ट वे नहीं है ये बोलने का, टू चेक अबाउट द चेस्टिसिटी एंड ऑल दैट स्टफ. बट व्हाई वुड ही बी पॉलिटिकली करेक्ट व्हेन ही इज सेइंग कि मुझे कभी कोई डाउट है ही नहीं. तो फिर आप लोगों की परवाह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अगेन कोई साधारण स्त्री पुरुष होना, देन इट डजंट मैटर. आज अगर हमारे लीडर्स हैं, डोंट वी एक्सपेक्ट देम टू हैव अ क्लीन कैरेक्टर विदाउट एनी क्वेश्चंस? हाउ विल इट बी डिफरेंट फॉर देम ना? स्पेशली आज के जैसा वो ड्रोन और इंटरनेट और वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग, ऐसा तो कुछ नहीं है अयोध्या में. वो तो जो 1000 चीजें सुनेंगे, 1000 चीजें बोलेंगे. तो फिर उसमें आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां के लोगों को कोई प्रश्न ही ना हो?
और सीता माँ ने भी जो ये अग्नि परीक्षा वाला स्टेप था वो अपने विलिंगनेस से लिया था, करेक्ट। वो श्री राम के कहने पे नहीं था। श्री राम ने उनको अग्नि परीक्षा देने के लिए नहीं कहा था, बट श्री राम ने उनको प्रोवोक किया था हम्म that she would take a step like that. He doesn't say do this, but he हम्म provokes her. पर अगेन वही है ना कि लोग तो हजार प्रकार की बात कर सकते हैं, वो ये उनको ये भी लग सकता है कि सीता माँ तो स्वयं चली गई रावण के पास, ये भी लोग मान सकते, क्योंकि लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है ना। अच्छा, अब ये भी कह सकते हैं कि देखो अगर इतना ही था तो हनुमान गया तब वापस आ जाती उनके साथ, क्यों नहीं आई होंगी, क्योंकि उनको वहां रहना होगा, ऐसे भी लोग कह सकते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ जो मैंने आपको कहा कि सीता माँ डिड नॉट कम बैक विथ हनुमान एंड आई टोल्ड यू द रीजन फॉर इट। बट अगर कोई ये सुने समाज में जिसे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि आज जैसा तो है नहीं, सब उनको जो समाचार मिल रहा है वही सुन रहे हैं, तो वो ये भी कह सकते हैं कि अरे देखो इतना अच्छा अवसर छोड़ दिया हनुमान जी के साथ वापस आने का, उनको आना ही नहीं होगा, ऐसे भी लोग बोल सकते हैं। लोग तो हर प्रकार की बात करते हैं। साधारण स्त्री पुरुष के लिए फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है? व्हेन यू आर अ राजा एंड यू आर अ रानी, स्पेशली इन दोस टाइम्स जब राजा का शब्द न्याय होता था। शब्द न्याय मतलब राजा ने कहा ये न्याय तो ये न्याय, राजा ने कहा ये जस्टिस तो ये जस्टिस, ठीक है। अगर प्रजा को आप पर विश्वास ही ना हो और आपके चरित्र पर ही संदेह हो, तो क्या वो आपकी बातें मानेंगी? तो अगर आप चाहते हो कि प्रजा आप पर पूर्णतः विश्वास रखे, तो आपको भी तो आपका कैरेक्टर वैसा रखना पड़ेगा ना, allowing yourself to be judged by people and to ensure कि वो जजिंग के बाद भी your character comes out clean without a question। वो तो हम रोमन इसमें भी कहते हैं ना, Caesar's wife should be beyond question, ये तो उसमें भी है। I don't exactly remember the phrase, but it means something on the similar line। राजा रानी कोई भी हो, तो it is not about any normal couple। When a person is in a position of power, public versus personal will always be a trade-off। बट श्री राम और सीता माता को हम कहीं कोई बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक थॉट प्रोसेस तो नहीं उनके ऊपर इम्पोज कर रहे थे, क्योंकि एट द एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड दे आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स। ऑब्वियसली वो गॉड के अवतार है, वो भगवान के अवतार और है। मिस्टेक क्या? अच्छा, आपको और मुझे मिस्टेक लगे वो एक चीज है, क्या सीता माँ को ऐसा लग रहा है? इज द क्वेश्चन। शी इज अंडरस्टैंडिंग हिम एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग हर। वी आर ट्राइंग टू इम्पोज आवर रिजर्वेशंस ऑन देम, राइट? सीता माँ को जब ये कह देते हैं श्री राम कि मुझे तो इस पे कभी संदेह था ही नहीं, मैं तो जानता था, अवमपि अवगच्छामि, मैं तो जानता था कि इसका चरित्र एकदम सात्विक है, प्योर है, पर लोग प्रश्न ना उठाए इसलिए मैंने ऐसे किया। तो जब ये कह देते हैं श्री राम, तो सीता माँ ने उनके लिए कभी कोई ग्रज रखा ही नहीं, क्योंकि वो भी तो समझती हैं कि वो भी तो रानी है एंड शी शुड बी एट अ पोजिशन वेयर पीपल डोंट क्वेश्चन हर, राइट? शी ऑल्सो रियलाइजेस दैट हम अपने रिजर्वेशंस, हम आज के थॉट्स जो हैं, बेंचमार्क्स जो है, वो उन पे इम्पोज कर रहे हैं। हमको ऐसे लग रहा है कि अरे क्या इसमें हो गया? अगर नहीं भी कैरेक्टर सही होता तो क्या ही हो जाता? हु आर पीपल टू से, राइट? आज जो समाज की व्यवस्था है, तब की जो व्यवस्था है वो अलग है, पर आज भी फिडिलिटी इज वैल्यूड, राइट, इन रिलेशनशिप्स। बिकॉज वी आर लूजिंग आउट ऑन ऑल दोज थिंग्स, relationships are also breaking down, families are breaking down। so सबका अच्छा बुरा सब होता ही है, पर हमको बुरा इतना ज्यादा इसीलिए लग रहा है क्योंकि आज का दृष्टिकोण हम उन पे लगा रहे हैं, मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव। मैं अब आपसे हनुमान जी के बारे में बात करना चाहूँगा। हनुमान जी एक ऐसे आइडियल है, मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कि आप हिंदू है तो आप हनुमान जी को फॉलो कर रहे हैं। वो एक ऐसे लॉर्ड है जिनको अलग रिलीजन के लोग भी उन्हें फॉलो करना पसंद करते हैं। बट कई बार आज के टाइम में हनुमान जी को पॉलिटिसाइज बहुत कर दिया जाता है, कुछ राइट विंग पॉलिटिक्स की वजह एंग्री से। हनुमान वैसे। एंग्री हनुमान जी। एंड एक चीज होती है कि कुछ लोग हनुमान जी का नाम लेके कपल्स के पीछे पड़ जाते हैं कि अलग हो जाओ, ये सब करो, जबकि उनकी लाइफ का एक बहुत ही मेजर पार्ट एक्चुअली एक कपल को यूनाइट करने में गया हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, एक तो एंग्री हनुमान का पोस्टर कोई लगाया, मैं उसका कोई भी टाइप का फैनेटिज्म नहीं समझती, ठीक है? ही वाज ही एंग्री इन द वॉर, ही प्रीटी मच वाज,
राइट? जब रावण के साथ युद्ध हुआ है, जब कोई भी गलत बात हो रही है, तो क्या उनको गुस्सा नहीं आ रहा? 100% आ रहा है। वो जब वो रावण जब अशोक वाटिका ध्वंस करते हैं या जब युद्ध में रावण का सामना करते हैं, तो हिज एंगर शोज. सो एंग्री हनुमान बाय इटसेल्फ, अगर कोई उसको पर्सनल ले रहा है या अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी या सेक्ट ले रहा है, आई थिंक दैट इज जस्ट स्ट्रेचिंग इट अ बिट टू मच. ठीक है. जो आपने दूसरी बात कही कि कपल्स के पीछे लोग पड़ जाते हैं, वो तो भाई उसमें हनुमान जी का थोड़ी ना कुछ लेना देना है. वो ये भी थोड़ी कह रहे हैं कि हनुमान जी मना कर रहे हैं इसलिए आप मत करो. वो तो उनका नाम है तो कर देते हैं. देखो, लोग तो हर चीज करेंगे. बॉम्ब स्फोट करने वाले भी क्या चैंट करके करते हैं, तब तो हम कहते हैं कि भाई फोबिया हो गया. तो अगर वो कनेक्शन हम नहीं इस्टेब्लिश करते, तो इसमें क्यों इस्टेब्लिश करें जस्ट बिकॉज वो नाम वो यूज कर रहा है. और हनुमान जी की सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको क्या लगी अब तक उनके बारे में स्टडी करने में थ्रू रामायण? वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का जो कैरेक्टर है ना, जो व्यक्तित्व है, दैट इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट एंड इट इज नॉट हाउ ही इज यूजुअली लुक्ड एट. उनके लिए वाल्मीकि जी जो फ्रेज यूज करते हैं वो है बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो इंटेलिजेंट लोगों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स. ठीक है. हम उनको अधिकतर इन पॉपुलर नैरेटिव भक्त के तौर पे देखते हैं, श्री राम के भक्त के तौर पे. वो सब तो है, वो एक जगह है, पर हिज एस्पेक्ट, हिज इंटेलिजेंस इज रेयरली स्पोकन ऑफ, जो वाल्मीकि रामायण में आती है. और वाल्मीकि रामायण में जब पहली बार हनुमान जी और श्री राम की भेंट होती है, श्री राम और लक्ष्मण जी और हनुमान की भेंट होती है, तो जिस प्रकार हनुमान जी कंडक्ट्स हिमसेल्फ, उसको देखकर श्री राम कहते हैं कि अस्य गुणा गुणै ही युक्तः, कि इसके जैसे गुण जिसमें भी हो उसका कोई काम कभी मतलब वो कहते हैं कि जिस राजा के ऐसे गुण वाले मंत्री हो उसका कोई काम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है. ऐसे गुण वाले मंत्री जिस राजा के हो उसका तो हर एक काम हो ही जाएगा. ऐसे है हनुमान जी कि उन्होंने जो काम हाथ धरा वो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं उनमें 4 गुण है: दृष्टि, धृति, मति और दाक्ष. दृष्टि मतलब हम जो विजन की बात करते हैं ना, कि लॉन्ग टर्म विजन, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड थिंक अहेड, दैट इज विजन. धृति इज संकल्प, यू टेक अ रिजॉल्व and you are perseverant to make it happen. Third is mati, intelligence. बुद्धि के बिना तो क्या होगा, है ना? You need clear intelligence, तो that he has. And दाक्ष्य, कई लोग ऐसे होते हैं कि प्लान्स तो बहुत अच्छा बनाएंगे पर इम्प्लीमेंट करते समय फिर कुछ नहीं होगा, है ना? तो आप केवल एब्स्ट्रैक्ट थिंकर हो और प्लान बनाओ और स्ट्रैटेजीज बनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो इक्वली वेल, प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन. वो स्किल भी उनमें है, वो एंटरप्राइजिंग स्किल भी उनमें है. तो वाल्मीकि जी कहते हैं जिसमें ये 4 गुण है उसका तो काम कभी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. एंड ये सारे गुण जो है वो हनुमान जी में है. सो दैट साइड ऑफ हनुमान जी जो फिर सुंदरकांड में भी आता है, द वे ही इंटरैक्ट्स विथ रावण, द वे ही उनके दिमाग में किस प्रकार विचार चल रहे हैं जब वो सीता माँ को ढूंढने जा रहे हैं, आई थिंक इट्स मैग्निफिसेंट एंड अनफॉर्चुनेटली नॉट सो मच स्पोकन अबाउट इन द पॉपुलर नैरेटिव. राम राज्य की अगर बात करें मैम, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ये टर्म, इवन जब अभी राम जन्मभूमि पे श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो सब लोगों ने चाहे सटारिकली बोला हो या एक खुशी के भाव से बोला हो कि राम राज्य आना चाहिए. बट डू वी रियली नीड राम राज्य दिस टाइम? क्योंकि राम राज्य के एक जो नरेटिव है, जो उसका एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी है, वो हो सकता है कि आज के मॉडर्न टाइम में कहीं शायद फिट ना बैठे. कुछ जगह इट इज़ वेरी गुड बट समटाइम्स ऐसे क्यों कह प्रोवाइडेड, रहे हो? जैसे कास्ट हायरार्कीज एंड सपोज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड अ वुमेन, एंड अगेन वो जो आपका पूरा है राम राज्य का आप क्या समझ रहे हो? राम राज्य कैसा था? राम राज्य, आई थिंक एवरीवन इज हैप्पी हाँ. सपोज, एंड गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, क्योंकि वो उस टाइम की बात है ऑब्वियसली, तो वहां पे उस टाइम कास्ट हायरार्कीज भी एग्जिस्ट करती थी. हाय देखो, कास्ट हायरार्की मतलब क्या? जब जातियां हुई, ठीक है, और जब वर्ण की हम बात करते हैं तो इट्स बेसिकली डिविजन ऑफ लेबर अलाइंड विथ द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, कि हमारे जो क्वालिटीज है और हमारे जो स्किल सेट है उस हिसाब से हम कौन सा कार्य कर सकते हैं. दैट वाज द ओरिजिन. ठीक है. क्योंकि ये जो 4 क्लासेस या वर्ण की हम बात करें तो ये सिर्फ हमारे सोसाइटी में नहीं था, ये तो और भी सोसाइटीज में थे.
ठीक है, आप वो प्लेटो का तो रिपब्लिक पढ़ लो, उसमें भी इज टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली दीज 4 कैटेगरीज, राइट? तो ये तो हर जगह रहा है, क्यों? बिकॉज यू नीड दैट काइंड ऑफ सब कुछ, सब एक मतलब एक मनुष्य सब कुछ तो नहीं कर सकता। एक सोसाइटी में सबको हर प्रकार के काम करने चाहिए, राइट? द इशू इज नॉट पीपल हैविंग डिफरेंट जॉब्स टू डू, द इशू इज one person, one group thinking I am the sarvashresht and the other group is lowest, Exactly. right? And leading to discrimination, oppression. What are we hearing from Ram Rajya? That is very interesting. We are told Ram Rajya में एक तो सब खुश हैं, सब निरोगी हैं, ये सब है, सब अपने अपने काम में संतुष्ट हैं, खुश हैं, कोई एक दूसरे के साथ हिंसा नहीं करता है। Which means what? कि जो कोई भी कार्य कर रहा हो ना, whatever be the profession of the person, उनको अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान वो सब अच्छा मिल रहा है, आगे प्रोग्रेस करने, उन्नति करने के अवसर मिल रहे हैं, ठीक है, और डिग्निटी है। अगर किसी प्रोफेशन के साथ डिग्निटी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं ये नहीं करना है। पिता ही बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे बेटे को ये काम करने की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ और करे। इफ देयर इज नो डिग्निटी, नो मनी इन दैट प्रोफेशन, राइट? सो अगर डिविजन्स भी हैं, अगर अलग अलग आप वर्ण की बात करते हो, अगर वो रह भी रहे हैं सोसाइटी में, बिकॉज दीज आर नेचुरल डिविजन्स इन दैट सेंस, तो वो टॉप डाउन नहीं हो सकते। अगर लोग खुश है तो अगर टॉप डाउन होगा तो लोग खुश नहीं होंगे, राइट? अगर डिग्निटी नहीं है तो लोग खुश नहीं होंगे, अगर पैसा नहीं मिल रहा तो लोग खुश नहीं होंगे। पर उनके राज्य में सबको डिग्निटी भी मिल रही थी, पैसा भी मिल रहा था, एंड अवसर टू ग्रो एंड थ्राइव वो भी मिल रहा था। दैट इज द वे टू लुक एट इट। एवरी प्रोफेशन, आजकल देखो, आप अगर आईटी में हो तो आपको XYZ सैलरी मिलेगी, आप कोई लेबरर का काम कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको 2 वक्त की रोटी खाना भी नसीब नहीं होगा, राइट? ऑब्वियसली जो वैसा काम कर रहा है वो चाहेगा मेरा बेटा ऐसा परेशान ना हो, ये काम करके क्या होगा, उससे अच्छा वो भी पढ़ने जाए, स्कूल करे, ऑफिसर बन जाए, तो लाइफस्टाइल बदल जाएगी। पर अगर ऐसा हो जिसमें प्रत्येक जो प्रोफेशन हो उसको इक्वल वैल्यू हो, तो जैसे आप देखो जो हाई इनकम कंट्रीज है अब तक जो थे, वहां पे आप देखो ना, तो प्लम्बर का रोल जो है या बार्बर का रोल है या ये सब है ना, दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ डिग्निटी। व्हाई? बिकॉज दे आर अर्निंग सो मच। एक तो लेबर शॉर्टेज होती है, तो डिमांड सप्लाई की बात है ना, तो वो लोग भी उतना अच्छा कमाते हैं। बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो प्लम्बर है वो नहीं चाहेगा कि अपना बेटा प्लम्बर बने, क्योंकि पैसा नहीं है, डिग्निटी नहीं है, राइट? पर राम राज्य में आप जो भी करते हो आपको डिग्निटी मिलती है, पैसा मिलता है, सो यू आर हैप्पी। बट क्योंकि अगर डिविजन बहुत ज्यादा है, हाउ विल यू बी हैप्पी? वो कहते हैं लोग एक दूसरे से हिंसा नहीं कर रहे, पर अगर इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं तो लोग हिंसा करेंगे ही करेंगे, राइट? अच्छा, अगर दूसरी बात ये भी है कि आपके यहाँ न्याय शासन ऐसा हो कि लोग हिंसा ना करे, लोग प्यार से रहे, जब आप सही से जस्टिस सिस्टम जस्टिस इंश्योर करते हो सोसाइटी में, है ना, अगर वो नहीं कर रहे तब भी लोग लड़ेंगे, वो चाहेंगे कि वो लॉ अपने हाथ में ले ले। ऑब्वियसली ये सारी बात है ना। तो राम राज्य क्या है? राम राज्य एंश्योर्स that that your policies are such that people are happy, that your judicial system is such that people are satisfied, right? And there is no तस्करी, there is no चोरी वगैरह कुछ नहीं है, because judicial system भी ऐसा है। जिस प्रकार लोगों को अपने काम का आजीविका वगैरह मिलती है, वो ऐसा है कि सबको रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, तभी तो वो खुश है। इसलिए उसमें कहते हैं, राम राज्य की जब बात आती है कि सबके मन में राम 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 यही शब्द है। वो ये नहीं कहते कि ब्राह्मणों के मन में राम राम है, ऐसा नहीं है, वो सबके मन में है। वो कब होगा? जब सबको ये लगता है कि हमारा राजा हमारा ध्यान रखता है, हमारे राजा के लिए हम भी महत्वपूर्ण है, हमारा राजा हमारी भी केयर करता है, तभी तो सबको ऐसा लगेगा ना, तभी तो सब राम 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 करेंगे, नहीं तो क्यों करेगा कोई? दिस इज राम राज्य। सो राम राज्य के जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या हम नहीं चाहेंगे ये आज भी हो? राम राज्य के प्रिंसिपल्स आप बोल रहे हैं। इफ कास्ट का जो वो डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं आ रहा है बीच में, आई थिंक वो लोगों की भी गलती है कुछ। बट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन श्री राम थोड़ी कर रहे हैं, वो नहीं, तो श्री अभी राम की नहीं बात कर है। रहे। अच्छा, मैं आपको कास्ट की और एक बात बताती हूँ। एक तो कास्ट शब्द की जो बहुत डिस्कशंस होता है, कहाँ से आया क्या नहीं, वो जाने दो, बट वी स्टिल हैड डिविजन्स, राइट? जो वर्ण जाति के डिविजन्स हैं वो तो रहे हैं। पहले 4 वर्ण, फिर ये जो 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण है जो स्वभाव
गुण कर्म हिसाब से प्रोफेशंस वो सब थे. एट वन पॉइंट वर्ण एंड जाति वर वन ऑन वन. ठीक है, 4 वर्ण 4 जातियां. पर उसके बाद बाय द टाइम ऑफ रामायण महाभारत एंड लेटर ऑन जातियां तो बहुत सारी हो गई. वो कैसे? बिकॉज पीपल स्टार्टेड इंटरमिंगलिंग. जैसे मैंने आपको सूत की बात बताई. सूत इज अ मिक्स जाति ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय. वैसे बहुत सारा इंटरमिंगलिंग होने लगा, मल्टीपल जातिज हो गई. पर हमारे में, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो प्रोफेशंस यूजुअली हेरिडिटरी होते थे. पढ़ाई वैसे होती थी ना, अगर आप ट्रेडर हो तो आपका सारा जो स्किल सेट है वो आपके अपने बच्चों को ही दोगे एंड दे विल कंटिन्यू. इस प्रकार से होता था. तो जितनी भी मिक्स जातियां भी होती गई ना, उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोफेशंस असाइन कर दिए गए. ठीक है. अच्छा, अब आप देखो कि आपने वो एंगस मैडिसन का चार्ट देखा है, जिसमें एंगस मैडिसन का एक चार्ट है कि भारत का जीडीपी या भारतवर्ष का जीडीपी चाइना का जीडीपी विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड कितना रहा था. Until the 14th 15th century, until the 11th century, we were almost like 23%, 25 to 23% of the world GDP. By the time of the 16th century, वो थोड़ा सा कम होता है. By the time of the Britishers, the colonization period, we dropped down to 2%. 2% of the world GDP. Can you imagine what kind of money was drained out of India? By Britishers? By पहले the Islamic invaders हाँ, and then the Britishers. But Britishers the most, right? जब ऐसा होता है. अच्छा, so when we were rich, who do you think would have been rich? What was known about India? हमको कहते थे सोने की चिड़िया, है ना? क्यों? हमारी टेक्सटाइल्स की बात होती थी, हमारे मेटलर्जी की बात होती थी, हमारे आयुर्वेद की बात होती थी, हमारी कलाओं की बात होती थी. कौन करता था ये सब? ब्राह्मण तो नहीं करता था. वो लोग भी बाद में वो ट्रेड वगैरह करने लगे, वो अलग बात है. पर ये जो स्किल सेट का काम कौन करता था? टेक्सटाइल कौन बनाता था? लोहा पे काम कौन करता था? मेटल्स पे काम कौन करता था? पैसा किसके पास होगा? आप सोचो. जब जो इन्वेडर्स आए वो सब छोड़ो, और जब ब्रिटिशर्स ने जब हमारी इकोनॉमिक फैब्रिक को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, सबसे ज्यादा किस पे असर हुआ होगा? आप सोचो. इंडस्ट्री पे. इंडस्ट्री कौन चलाता था? लोअर स्ट्रेटा के, एग्जैक्टली लेबर क्लास. जो हम आज लोअर स्ट्रेटा की बात करते हैं, जो शूद्र वर्ग जो है, क्योंकि वो आर्टिजन ग्रुप था, है ना, सबसे ज्यादा वो लोग इम्पैक्ट हुए. इसलिए आज हम जो देख रहे हैं कि अरे वो गरीब, वो अमीर वगैरह वगैरह, दैट हैज हैपेंड ओवर इयर्स ऑफ वेरियस थिंग्स दैट हैव गॉन ऑन इन इंडिया, व्हिच हैज कंप्लीटली डिसरप्टेड इट्स सोशल फैब्रिक. Of course, you can't blame Britishers for the way some of our own people treated other people, right? Unka, they exploited the fissures, so there probably were fissures, no doubt about it. But then which society is perfect? There will always be something or the other, right? But agar we had continued to be 25 to 30% of the world GDP, सभी लोग के पास पैसा होता ना, तो ये जो इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये सब वो भी नहीं होता, इनइक्वालिटीज भी नहीं होती. तो आज जो हम देख रहे हैं उसको हमें हमारे पास्ट पे सुपर इम्पोज करने की आवश्यकता नहीं है. आज जो हम देख रहे हैं वो बहुत सारी चीजें, स्पेशली जो पिछले 500 वर्षों में हुई है, उसका नतीजा है. फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से. लॉट्स ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स. द होल नॉलेज सिस्टम ऑफ आवर्स ब्रोक डाउन, राइट? ऐसे जब बारबेरियंस आप पर अटैक करते हैं, जो आपकी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते, यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर एंड मोर इनवर्ड लुकिंग, राइट? आपके एग्जिस्टेंस के लिए आपको टैक्स भरना पड़ता है. क्या होगा? यू आर जस्ट ट्राइंग टू सेव योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू सेव योर गॉड्स. दैट इज वॉट द समाज डिड. Again, not to say that for everything and anything we have to blame outsiders only. We have our own issues. Obviously, a lot of these fissures existed which got exploited. So not denying that at all, right? But probably they could have turned out into something different than what it is today, had the invaders not come and had our money not been drained out this way. So ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप आज की बात कर रहे हो. क्या आज इश्यूज हैं हमारे यहाँ कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के? डेफिनेटली है. क्या हम उस पर काम कर रहे हैं? वो भी डेफिनेटली कर रहे हैं, है ना. पर क्या वो श्री राम के कारण थे या राम राज्य के कारण थे? बिल्कुल नहीं. राम राज्य में तो इनफैक्ट कोई भी काम कर रहा हो, सब अत्यंत खुश थे, सेटिस्फाइड थे. वो सेटिस्फैक्शन सिर्फ नाम के लिए तो नहीं आएगा ना. खाने को नहीं मिल रहा है और सेटिस्फाइड ऐसे तो हो नहीं सकता है. उसका मतलब खाने को भी मिल रहा है, सुखी भी हो. और केवल एक बार देखो, वो मैस्लोस की हायरार्की हर जगह काम करती है. आपको पहले खाने मिलता है, पहले खाने नहीं मिलता तो दैट इज देयर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है. जब खाने मिलता है, देन यू लुक फॉर समथिंग मोर, देन यू लुक फॉर समथिंग मोर.
तो आपकी खुशी भी जो है, योर एक्सपेक्टेशन ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड योर राज्य हैज टू बी एबल टू प्रोवाइड यू एवरी काइंड ऑफ ग्रोथ, मटीरियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, राइट? वो सभी आपको राम राज्य में मिलता था. सो कैन वी गेट दैट टुडे? आज अगर वैसा चाहिए तो हमको क्या, किन किन चीजों पे काम करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेशन इज वन थिंग, राइट? बट देन अगेन आई एम गोइंग टू से द डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ राम राज्य. द डिस्क्रिमिनेशन इज बिकॉज वी फॉरगॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ राम राज्य एंड अंडरवेंट द ह्यूज foreign ideologies to our own correct culture. correct. Okay. Okay, it's been a long discussion starting from Ramayana, Mahabharata to caste. लास्ट में मैम जाते जाते एक सवाल, मुझे लगता नहीं है शायद आपने इसका कहीं जवाब दिया है अभी तक, थोड़ा पर्सनल सवाल हो सकता है. आपने महाभारत रामायणा दो हिंदू रिलीजन के मेजर एपिक्स को आपने कवर किया, आपने इनको पढ़ा है, एंड ऑब्वियसली आपको मल्टीपल रीडिंग्स, मल्टीपल रिसर्च के थ्रू जाना पड़ा होगा. तो जब आप ये सब डिस्कवर कर रहे थे एंड नाउ फाइनली आफ्टर मेकिंग दैट स्टफ इन पब्लिक, आपके अंदर क्या चेंज हुआ एज अ पर्सन? बहुत सारे फंडे क्लियर हो गए. पहली बात तो स्पेशली हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं, वगैरह वगैरह, वो फिलॉसफीज क्लियर हुई. बट अगेन नॉट जस्ट एन FYI, द अंडरस्टैंडिंग की वाई दीज थिंग्स मैटर, वाई श्रद्धा मैटर्स, वाई अंडरस्टैंडिंग द कर्म सिद्धांत मैटर्स, what are the epics really trying to convey? जो मैंने वो काम, क्रोध, लोभ, मोह की बात कही, राइट? आप देखो ये सब क्यों मायने रखते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ऑलवेज मेकिंग डिसीजंस एवरी सिंगल टाइम. आज हम इतने लेट बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो, यू कुड हैव गॉन एंड पार्टीड समवेयर, राइट? You made a choice to come here and do this podcast. I could have said I'm happy sleeping. I made a choice to do this podcast. So when we do one, we give up on the other. There is always a trade-off, right? We are always doing that. But is it a good choice I to do guess this so. I podcast? hope it is for you. For us, it I had a was. good time. I'm having a good time. Yeah. Hmm. तो हमारा जो अच्छा होता है, बुरा होता है, या जो भी आप कहो, वो इवेंचुअली हमारे डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है. मेरे सामने वो लड्डू पड़ा है, मैं वो लड्डू खाऊं या ना खाऊं. अगर मुझे डायबिटीज है और मैं वो लड्डू खा रही हूँ, तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे अच्छा लगा, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा. शॉर्ट टर्म में तो आई फेल्ट कि हाँ मुझे टेस्टी लगा. But in the long term, is it good for me? Not, right? So then how should I make a decision? Just because I like it, or because it is good for me or bad for me? That I have to think. But how do you think? Because at that point, what am I calm? That desire to eat it is the only thing on my mind. And I'm taking a wrong decision. If I take a wrong decision, Karma Siddhant plays, I will have to bear its consequences. Right? So eventually, what are our epics trying to teach us? How to take better decisions in our life. Now, does that mean I have started taking better decisions? No. But am I more aware of why am I taking certain decisions? Probably yes. वो होता क्या है ना, once you understand it, तो possibly I will still eat that laddu at that time. But then I won't blame the laddu and this and that and everything for my weight gain. I know why that has happened. Or sometimes knowingly I'll say कोई बात नहीं यार, I'm going to indulge today and I'll still eat it. With the awareness दैट मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो शॉर्ट टर्म के लिए ले रही हूँ. एंड आई विल नॉट प्ले माई माइंड कि टेलिंग माई सेल्फ कि अरे ये तो मेरे लिए अच्छा है, यही एक ही तो लाइफ है, जी लो जिंदगी, वगैरह वगैरह, है ना. एटलीस्ट दैट ट्रूथ, एटलीस्ट आई थिंक आई हैव बिकम मोर ट्रू टू माई सेल्फ एंड आई हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई ओन डिसीजंस बेटर. Not to say that I'm taking only the right decisions. No. But at least the awareness is there. At least I'm not lying to myself. Because eventually, even if we are lying, we know somewhere inside, right? So that acknowledgement and knowledge is there. I think that's what has changed for me in general. That was so wonderful to hear, ma'am. I hope the viewers also get this. And pretty much आपका इतना बड़ा कल्ट है, लोग तो बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्म हो ही रहे होंगे, काफ़ी लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई होगी. बट इट वॉज अ प्लेजर होस्टिंग यू मैम. आई होप इतना लेट हो गया पॉडकास्ट में, आई होप आपको मजा आया हो. बहुत मजा आया. You came up with some great questions. थैंक यू सो मच मैम. Thank you so Pleasure. much. All the very best. Shubhamastu. थैंक यू.